السلام عليكم. نبدأ. फूड सेफ्टी सॉल्यूशंस के द्वारा विकसित एवं वितरित प्रोग्राम सेफ हैंड्स फॉर फूड हैंडलर्स। इस वीडियो में सम्मिलित जानकारियां केवल दिशा निर्देश हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण लेवल 1। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल नए कर्मचारियों के लिए है या वे जिन्होंने फूड सेफ्टी ट्रेनिंग पहले नहीं प्राप्त किया है। यह प्रशिक्षण आपके सेवा काल में चरणबद्ध रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसका पहला चरण जो आज आयोजित होने जा रहा है वो लगभग 5 घंटे से लेकर 1 घंटे का होगा। भोजन यानी खाद्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता और जिंदगी की खुशियों में से एक है। विशेषकर यदि मित्रों और परिवारजनों के साथ भोजन किया जाए तो ये खुशी और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन भोजन सेहत के लिए सुरक्षित और वास्तव में आनंददायक होना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। इसमें वे बातें शामिल हैं जिनका पता आपको होना ही चाहिए ताकि आप स्वयं को और अपने ग्राहकों को सुरक्षित रख सकें। كل وداعا للنظارات الطبية ونظارات الشمس ونظارات القيادة. الآن يمكنك التخلص منها جميعا. هذه هي آخر نظارة ستحتاجها في حياتك. खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है खाद्य जनित समस्याओं में कमी लाना। खाद्य जनित समस्याओं को कभी कभी फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तता भी कहा जाता है। नवीनतम अध्ययन के मुताबिक प्रति वर्ष प्रति 10,000 लोगों में 28 खाद्य जनित रोग के प्रकरण होते हैं, जिनमें से 55% लोग अपर्याप्त कुकिंग और भंडारण के कारण पीड़ित होते हैं। 24% लोग खराब साफ सफाई की वजह से पीड़ित होते हैं और 3% लोग असुरक्षित खाद्य स्रोतों के कारण इसकी चपेट में आते हैं। इनके अलावा बहुत से भोजन विषाक्तता के प्रकरण या तो दर्ज नहीं हो पाते या फिर जिनकी सूचना नहीं दी जाती, क्योंकि पीड़ित लोग बहुत हल्के लक्षणों से पीड़ित होते हैं और जल्दी ही ठीक भी हो जाते हैं। देखते हैं कुछ तथ्य।
भोजन की एक बड़ी मात्रा प्रदूषित होती है खराब हैंडलिंग के कारण, निर्माण के दौरान, प्रसंस्करण, परिवहन के दौरान, तैयारी के दौरान और या फिर भंडारण के समय। आइए देखते हैं खाद्य परिसरों में कैसे खाद्य निरीक्षकों के द्वारा वर्ष में 1 या 2 बार निरीक्षण करके और परिसर के मालिकों और कर्मचारियों को शिक्षित करके खाद्य जनित बीमारियों को कम करने में सफलता हासिल की जा सकती है। इस चरण में जो विषय शामिल हैं वे हैं भोजन सुरक्षा, इसकी कार्यविधि और दुष्प्रभाव, भोजन तापमान हैंडलिंग एक श्रेष्ठ अभ्यास के रूप में, खतरनाक तापक्रम स्तर, खपत के विभिन्न चरण जिससे भोजन या खाद्य गुजरता है, जिनमें शामिल है क्रय, भंडारण, पकाना, परोसा जाना, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छता और अस्वच्छता कारक आदतें, हाथ धोने की तकनीक और कब हाथ धोना चाहिए। क्या आप भोजन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं जब आप बीमार हैं? सफाई और स्वच्छता, कीटनाशन और कचरों का प्रबंधन। चलिए शुरुआत करते हैं खाद्य सुरक्षा से। खाद्य सुरक्षा क्या है? भोजन को इस ढंग से तैयार करना या पकाना और भंडारण करना कि वो ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स से मुक्त रह सके जो भोजन को असुरक्षित बनाते हैं, या वे परिस्थितियां और बातें या व्यवहार जो खाद्य जनित बीमारियों और खाद्य प्रदूषण से बचाने के लिए गुणवत्ता का संरक्षण करते हैं। अब देखें ये कैसे कार्य करता है। देखें यह कैसे कार्य करता है। कार्य भोजन कई तरह से प्रदूषित हो सकता है। कुछ भोज्य उत्पादों में पहले से ही बैक्टीरिया या परजीवी रहते हैं। पैकेजिंग के दौरान जीवाणु या जर्म्स फैल या पनप सकते हैं यदि सही प्रहसन नहीं किया जाए। सही ढंग से नहीं पकाया जाना या सही ढंग से भंडारण नहीं किया जाना प्रदूषण का कारण बन सकता है। उचित प्रहसन और भोज्य पदार्थों की सही तैयारी खाद्य जनित रोगों को बहुत ही कम कर देते हैं। और अब देखें इसके दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स। खराब प्रहसन और अपर्याप्त सुरक्षा से प्रदूषण या इन्फेक्शन हो जाता है। खाद्य जनित रोगों के लक्षण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जिन बीमारियों की आशंका होती है वे हैं पेट दर्द, सिर दर्द, बेचैनी, उल्टी या दस्त। भोजन जनित बीमारियां गंभीर हो सकती हैं और जान का खतरा भी इनसे संभव है। विशेषकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र वाले व्यक्तियों के लिए। प्रशिक्षण के अगले क्रम में है भोजन प्रहसन तापमान एक श्रेष्ठ उपाय। भोजन को यथासंभव कम से कम हैंडलिंग यानी कम से कम प्रहसन किया जाना चाहिए।
क्योंकि तापमान की बात करें तो शारीरिक तापमान के आसपास सबसे ज्यादा पनपते हैं बैक्टीरिया और ये अनेक तापक्रमों में वृद्धि करते हैं। -4 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप में बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, लेकिन ये तापमान उनकी वृद्धि के लिए बहुत कम होता है, यानी -4 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह 63 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक का तापमान बैक्टीरिया के लिए बहुत ज्यादा गर्म होता है, यानी 63 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। भोजन का सही भंडारण करना चाहिए, जैसे कि कच्चे और तैयार भोजन को अलग अलग भंडारित करें। Kiran, the market is changing fast. AI, automation, new tools. I'm learning. How old are you now? शीत भंडारण का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। प्रशीतित यानी फ्रोजन भंडारण का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गर्म भोज्य पदार्थों का ताप 63 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। और अब देखें डेंजर जोन यानी खतरनाक क्षेत्र। तापमान में खतरनाक क्षेत्र क्या है? तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का तापक्रम, जिसमें कि बैक्टीरिया और साथ ही साथ रोग उत्पन्न करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि करते हैं, जीवित रहने में सफल होते हैं। इस खतरनाक तापमान क्षेत्र से बचने के लिए भोज्य पदार्थों को बाहर में बिना देखभाल के नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि भोजन खतरनाक तापक्रम क्षेत्र में देर तक या कुछ घंटों तक रह गया हो तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि भोजन को तुरंत न परोसा जाने वाला हो और या फिर उसे तुरंत आगे और प्रसंस्कृत न किया जाने वाला हो तो उसे जितनी जल्दी संभव हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लिया जाना चाहिए। यदि भोजन को तुरंत न परोसा जाना हो या ठंडा न किया जाना हो तो उसका ताप 63 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक बनाए रखना चाहिए। इससे बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। ऐसा खास तौर पर ओवन, स्टीम टेबल्स, होल्डिंग पॉट्स या चैपिंग पैन्स में किया जाता है।
अगले क्रम में हमारा विषय है विभिन्न क्रम जिनसे खाद्य पदार्थ गुजरते हैं। ये क्रम है खरीदना और प्राप्त करना, भंडारण, पकाया जाना, परोसा जाना, व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ किया जाना, कीटनाशन और वेस्ट डिस्पोजल यानी कचरे को फेंका जाना। ग्राहक तभी सुरक्षित खाद्य पदार्थ के विषय में आश्वस्त हो सकता है जब उपरोक्त सभी स्तरों पर उत्तम व्यवहार किए जाते हैं। ये सभी स्तर किस प्रकार से बेहद महत्वपूर्ण हैं, ये ऐसे सोचा जा सकता है कि ये सब खाद्य सुरक्षा श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। यदि ये श्रृंखला टूटती है तो ये संपूर्ण श्रृंखला ठप हो जाती है और भोजन को खाने के लिए सुरक्षित है ऐसा कतई प्रमाणित नहीं किया जा सकता। खरीदना और प्राप्त करना। खरीदने के लिए अपने आपूर्तिकर्ता का चयन सावधानी पूर्वक करें। सही आपूर्तिकर्ता के चुनाव से ताजगी युक्त भोजन प्राप्त करने में मदद मिलती है। जबकि भोजन को लेते वक्त जो सावधानियां रखनी चाहिए वो हैं प्राप्त भोजन का तापमान देखें, वह आपके भंडारण के तापमान के बराबर होना चाहिए। हमेशा ही निरीक्षित स्रोतों से खरीदे गए ए ग्रेड के अंडों, पाश्चरीकृत दुग्ध उत्पाद और मांस का उपयोग करें। केनों की टूट फूट और रिसाव के लिए जांच करें। कालातीत होने अर्थात एक्सपायरी होने या सही उपयोग की तिथियों को जांचें। सुनिश्चित करें और निशान पहचानें कि भोजन को थाइंग नहीं किया गया है या फिर से नहीं जमाया गया है। फ्रोजन फूड -18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए और लेते समय वह सीधे फ्रीजर में जाना चाहिए। अन्यथा यदि उसे थॉ किया गया है तो उसे फिर से जमाया नहीं जा सकता। उत्पादों की खराबी, कीड़ों या मैल के लिए जांच करें। मांस उत्पादों की ताजापन के लिए जांच करें, जैसे कि चमक, गंधहीनता आदि। खाद्य श्रृंखला का अगला क्रम है भंडारण। डिलीवरी लेने के बाद भोज्य सामानों को जितनी जल्दी हो सके सही स्थानों पर रखना चाहिए। तापमान नियंत्रण और तापक्रम का रखरखाव ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। Never, and I mean never, introduce yourself by saying your name. जमे हुए भोज्य का भंडारण -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर और उसका डिस्प्ले यूनिट 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम पर होना चाहिए। शुष्क भंडारण क्षेत्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। कच्चे, खाने के लिए तैयार या पके पकाए भोजन को अलग रखना चाहिए। कच्चे पदार्थों को तैयार या पके पदार्थों के ऊपर ना रखें, क्योंकि कच्चे पदार्थ से गिरने वाली बूंदें या टुकड़े आदि पके या फिर तैयार पदार्थों को प्रदूषित कर सकते हैं। भोजन सदैव ढांक कर रखें। सभी भोज्य सामानों में पर्चियां लगी होनी चाहिए। भंडारण को रोटेट करें। फीफो का पालन करें। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नया माल पीछे या फिर पुराने माल के नीचे रखा जाना चाहिए। संपूर्ण भोज्य पदार्थों को फर्श से यानी जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की ऊंचाई पर ही रखा जाना चाहिए, ताकि फर्श की सफाई और कीटनाशन में सहूलियत हो। अब बारी है पकाए जाने की। पकाने के लिए भोजन फ्रिज से लिया जाता है।
और उस ताप तक गर्म किया जाता है जिसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। भीतरी पाक तापमान सभी पदार्थों के लिए है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। उल्लेखनीय है कि आंतरिक पाक तापमान का अर्थ है भोजन के भीतर का ताप, न कि ओवन, ग्रिल या फिर तेल का तापमान। ताप मापन के लिए एक अच्छा थर्मामीटर लें और उसे भोजन के मोटे हिस्से में लेकिन हड्डी से दूर डालें। भरे जाने वाले सामान को अलग से पकाएं, लेकिन स्टफ मीट यानी भरवा मांसाहार के लिए ये सुनिश्चित करें स्टफिंग का तापमान भी 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक या फिर उससे ज्यादा तापमान तक पहुंचे। चीजें एक बार में ही लगातार बिना रुके पकाई जानी चाहिए। ओवन, फ्रायर आदि को ओवरलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड की स्थिति में ऊष्मा सभी तरफ एक समान नहीं फैल पाता। ऐसे भोजन को पकाते समय जिसमें कि एक से अधिक मिश्रित मांसाहार शामिल हों, पूरे मांसाहार को अधिकतम ताप पर पकाएं। भोज्य परिसर नियमन के अनुसार न्यूनतम आंतरिक पाक तापमान है पूरे पोल्ट्री के लिए यानी साबुत मुर्ग के लिए 82 डिग्री सेंटीग्रेड या 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। पोल्ट्री जो साबुत नहीं यानी टुकड़े या कतरे हुए 74 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 165 डिग्री फ़ारेनहाइट। कतरे हुए मांस मुर्ग को छोड़कर इसके लिए तापक्रम है 71 डिग्री सेंटीग्रेड या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूअर का मांस साबुत 71 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। मछली पकाने के लिए तापक्रम है 70 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। सुविधा और सरलता के लिए याद रखा जा सकता है कि साबुत मुर्ग को छोड़कर अन्य सभी के लिए न्यूनतम भीतरी पाक तापमान है 75 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब देखें परोसा जाना। ग्राहकों को चाहे परोसा जाए या फिर वे स्वयं परोसें, ध्यान रहे भोज्य प्रदूषित न हो और तापमान में अधिक परिवर्तन न हो। परोसने वाले व्यक्तियों को छुरी, कांटा व चम्मच के उपयोग की तरफ नहीं छूना चाहिए। कप व गिलास को उनके बॉटम या हैंडल से पकड़ें, उनके रिम से न पकड़ें। परोसने के लिए दस्ताने, चिमटे और बर्तनों आदि का प्रयोग करें। अब देखें स्वयं सेवा या बफे। पर्याप्त चम्मच या चिमटे रखें ताकि ग्राहक अपने हाथों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित न हो। भोजन को छींक गार्ड या अन्य शील्डिंग की सहायता से बचाकर बफे काउंटर में रखें। पुराने और नए खाद्य को न मिलाएं। सुनिश्चित करें कि सही ठंडा व सही गर्म तापमान बफे काउंटर पर हमेशा रहे। This isn't just any chat, it's ClickUp chat. Sure, you can tag your team, ask questions, and even drop. अब देखें व्यक्तिगत साफ सफाई एक अच्छी आदत। भोजन पदार्थों के वातावरण में कार्य करने के पूर्व कामगारों को तय करना चाहिए कि वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से भोज्य को जोखिम में न डाल सकें और स्वच्छता के द्वारा उच्च स्तरीय स्टैंडर्ड्स का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। खाद्य कर्मियों को हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि उनमें जमा धूल जल्दी दिख जाती है और धूल में सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं।
हल्के रंग कार्मिकों को उनके कपड़ों को छूने से या हाथ पोंछने से हतोत्साहित भी करते हैं, जिससे प्रदूषण का खतरा कम होता है। जब कपड़ा गंदा दिखने लगे तो समझें कि कपड़ा बदलने का समय आ गया है। खाद्य परिसर नियमन की आवश्यकता है कि भोजन को हैंडल करने वाले हमेशा साफ कपड़े पहने, नियमित रूप से हाथ धोना। हाथ बड़ी आसानी से प्रदूषित होते हैं। उंगलियों के बोर, जोड़ आदि में मैल जमा होते हैं, जिस मैल में सूक्ष्म जीव इकट्ठे होते हैं, जिन्हें धोना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। इसलिए हाथ नियमित रूप से धोने चाहिए। नाखून छोटे होना चाहिए, क्योंकि सामान्य धुलाई नाखून के नीचे की जगह तक नहीं पहुंच पाती। नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो पपड़ी में निकलकर भोजन में मिल सकता है। साथ ही नेल पॉलिश लगाने वाला व्यक्ति नेल ब्रश का उपयोग करना पसंद नहीं करता। गहने भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये भी मैल समेट सकते हैं, गिर सकते हैं या यंत्रों अथवा कल पुर्जों में फंस सकते हैं। जले कटे के जख्म को ढांक कर रखें। बाल हमेशा बांधकर और ढांक कर रखें। सिर में हेयर नेट या फिर कैप पहन कर रखें। खाद्य परिसर नियमन कहता है कि फूड हैंडलर को हेड गियर्स पहनना चाहिए, जो बालों को सीमा में रखता है। इत्र, दुर्गंधनाशक, आफ्टर शेव या मेकअप की अधिकता न करें। रेडी टू ईट भोज्य के लिए दस्ताने याद रखें। डिस्पोजेबल दस्ताने भी खुले हाथों की तरह प्रदूषित हो सकते हैं, इसलिए दस्ताने भी नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए, वरना इन दस्तानों से ही प्रदूषण हो सकता है। अस्वच्छता कारक व्यवहार। कुछ लोगों की निजी आदतें होती हैं, जो कि उनके घर में स्वीकार्य हो सकती हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए भोजन तैयार करते समय नहीं होती। इन चीजों से बचें। धूम्रपान, चबाना, थूकना, खांसना, छींकना, भोजन को उंगली से चखना। सही तरीका यह है कि डिस्पोजेबल चम्मच का उपयोग किया जाए और चम्मच को तुरंत फेंक दिया जाए। नाक, त्वचा, चेहरा या सिर को छूने के बाद भोजन को न छुएं। थैलियों को फूंक मारकर न खोलें। टॉयलेट जाकर आने के बाद हाथ नहीं धोना बहुत गलत है। पेशाब करने या शौच करने के बाद महत्वपूर्ण है हाथ धोना। लोगों को जानकारी शायद न हो कि सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए टॉयलेट पेपर सही रुकावट नहीं है और वे उससे होकर गुजर जाते हैं। इस माध्यम से बहुत से भोजन जनित रोग फैलते हैं। मल में बहुत से सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं और अगर वे भोजन में मिल जाएं तो बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं। हाथ धोने के 6 चरण। हाथ धोना एक इकलौता और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है रोगों को फैलने से रोकने का। उचित ढंग से हाथ धोना एक भोजन से दूसरे में रोग फैलने से रोकता है। साथ ही शरीर से भोजन में प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए भी हमेशा हाथ धोने चाहिए। आइए देखें हाथ धोने का सही तरीका। हाथ गुनगुने गर्म पानी से गीला करें। अब तरल साबुन लें। हाथों को झाग बनाने के लिए आपस में रगड़ें। ये कार्य पानी से दूर लगभग 15 से 20 सेकंड तक करें। ऐसा करते समय झाग को न धोएं। हाथ के आगे और पीछे दोनों तरफ धोएं। साथ ही अंगूठा और उंगलियों के बीच और नाखूनों के भीतर भी धोएं। हाथ को बहते पानी में धो लें। साफ कागज के तौलिए से हाथ पोंछें और कागज के टॉवल से
नल बंद करें। ये वो जगह है जहां आकर अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे कागज के टॉवल को फेंक देते हैं और खाली हाथों से नल को बंद करते हैं। नल को कागज के टॉवल की सहायता से ही बंद करें। किचन में हाथ धोना एक अलग से तय किए गए सिंक में करें। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन और बर्तन आदि प्रदूषित न हो। ये सिंक काम की जगह के नजदीक हो, ताकि उसमें हाथ धोने के लिए लोग प्रेरित हों। ये था हाथ धोना। और अब देखें कि हाथ कब धोएं। जिन कार्यों के बाद हाथ धोना चाहिए वे हैं कच्चा भोजन छूने के बाद, चेहरा या बाल छूने के बाद, छींकने या खांसने के बाद, धूम्रपान या च्युइंग गम चबाने के बाद, कुछ खाने अथवा कुछ पीने के बाद, सफाई के बाद, यदि काउंटर पर हों तो पैसे रुपये छूने के बाद, और हाँ, टॉयलेट से आने के बाद हाथ धोने चाहिए। क्या आप भोजन की जगह पर कार्य कर सकते हैं यदि आप बीमार हों? जान लें, यदि आप उल्टी या दस्त से पीड़ित हैं और भोजन के समीप कार्य कर रहे हैं तो भोजन की सुरक्षा को जोखिम में डाल रहे हैं। बीमारी की अवस्था में शरीर से स्वस्थ होने की स्थिति की तुलना में ज्यादा रोग कारक जीवाणु निकलते हैं। लोग जिन्हें दस्त, उल्टी, पीलिया, खांसी या छींक के लक्षण हो, उन्हें भोजन छूना या बर्तन भी नहीं धोना चाहिए। उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। इसीलिए यदि किसी को दस्त हो तो उन्हें घर पर ही रहना चाहिए और दस्त ठीक होने के 48 घंटे बाद ही काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा हो चुका महसूस करते हैं तब भी सूक्ष्म जीवाणु शरीर में मौजूद रहते हैं और भोजन में फैल सकते हैं। अपने सुपरवाइजर को सूचित करें यदि आप बीमार हैं, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा पर असर करता है। खुले भोजन के पास कार्य न करें, यह भी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। और अब आगे है सफाई और सैनिटाइजिंग। खाद्य परिसर में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को नियंत्रित करने का सबसे आवश्यक कदम है नियमित रूप से प्रत्येक ऐसे सतह की सफाई और सैनिटाइजिंग करना जिससे भोजन संपर्क में आता है। सफाई का मतलब है धूल, कचरा आदि को हटाना जिसमें जीवाणु छुपे रहते हैं। सही व उचित सफाई केवल साबुन यानी डिटर्जेंट से ही होती है, जो कि धूल आदि को हटाकर पानी से सफाई कर देता है। पोछा करने के गीले कपड़े सूक्ष्म जीवाणुओं को पनपने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर और स्थान प्रदान करते हैं। गंदे कपड़े से पोंछना केवल बैक्टीरिया को फैलाता है। उन्हें नियमित रूप से धुलाएं, खासतौर पर तब जब ये कच्चे मांस या फिर उनके रस के संपर्क में आए। من الجيد ألا يكون عندك عمل بدوام كامل. أنا مدير تنفيذي أعمل طوال اليوم وأمارس الكاليستينكس العسكرية صباحا. كاليستينكس عسكرية؟ إذا كان بطنك يبدو هكذا सैनिटाइज करना। सैनिटाइजर्स अनिवार्य हैं क्योंकि वे जीवाणुओं को खत्म करने में सहायता करते हैं। अलग अलग निर्माताओं के पास अलग अलग सैनिटाइजर्स उपलब्ध होते हैं। इन सैनिटाइजर्स का प्रमुख सक्रिय घटक सामान्यतया इनमें से कोई रसायन होता है। आयोडीन 25 पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता युक्त आयोडीन, 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी और संपर्क समय 45 सेकंड। या फिर क्लोरीन 100 पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता युक्त क्लोरीन, 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी और संपर्क समय 45 सेकंड। एक आसानी से उपलब्ध और कम कीमत का सैनिटाइजर वो है ब्लीच। 100 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन का विलयन बनाने के लिए 10 मिलीलीटर यानी 2 चाय के चम्मच ब्लीच को मिलाएं 4 लीटर पानी में। घोल तैयार है। रासायनिक सैनिटाइजिंग के लिए जांच पट्टियां उपलब्ध होनी चाहिए। और अब इन पर ध्यान दें।
किचन के स्टाफ को ध्यान रखना चाहिए कि वे किचन के कार्य क्षेत्र और यंत्रों को साफ और स्वास्थ्यकर रखें। हमेशा सफाई और सैनिटाइजिंग की सही विधि ही अपनाई जानी चाहिए। जैसे कि कोई भी खाद्य सामान या बिखराव गिर गया हो तो उसे नष्ट कर दें। उसके बाद साबुन पानी से साफ करके रगड़ के पोंछ दें। गुनगुने पानी से साफ करें। सैनिटाइजर का उपयोग करें जैसा अनुपात में आवश्यक हो। भोजन हमेशा साफ सतह पर रखें। सफाई के लिए बिल्कुल सही उत्पादों और यंत्रों का उपयोग करें। सफाई करने के सामानों को सफाई भंडार में ही रखें। और अब अगला क्रम, कीट नियंत्रण। इंसेक्ट्स और रोडेंट्स धूल और सूक्ष्म जीवों को अपने पैरों के बाल और मल के द्वारा फैलाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप भोजन बर्बाद हो जाता है। इनका नियंत्रण करना सामान्य है। इन्हें भोजन और आश्रय मिलने न दें। एक बार ये आ जाएं तो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनका रोकथाम बेहद महत्वपूर्ण है। एक खाद्य कर्मी के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कीट दिखने या उसके कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत सूचित करें। कुछ बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए वे हैं रोडेंट्स और इंसेक्ट्स। कुछ खास निशान देखें जैसे पैरों के निशान, ड्रॉपिंग्स, जाले आदि या फटे हुए पैकिंग्स। यदि इनमें से कुछ भी मिले तो तुरंत प्रभारी को सूचित करें ताकि वे तुरंत उचित कार्यवाही कर सकें। दरवाजों और खिड़कियों में स्क्रीन लगाएं ताकि फ्लाइज बाहर ही रहें। यदि परिसर में कोई भी छेद दिखे तो उसकी सूचना दें। आने वाले सामानों की इन्फेस्टेशन के लिए जांच करें। इनके भोजन या पानी के स्रोत खत्म कर दें। रिसने वाली टोंटियों को बंद करें और सिंक, बाल्टी आदि में पानी कभी न छोड़ें। स्टॉक को रोटेट करें और पहले आए पहले जाए का पालन करें। भोजन को हमेशा ढक कर रखें और साथ ही कचरा और कचरे के डिब्बे को भी हमेशा ढक कर रखें। आइए देखें वेस्ट डिस्पोजल। कीटों को आकर्षित होने से रोकने के लिए बेकार सामग्री के निस्तारण की प्रणाली का पालन करें और इसके लिए कचरा पेटियों का इस्तेमाल करें। कचरा पेटियां भर जाएं तो किचन के कार्यकर्ता को सूचना दें ताकि पेटी हटाई जा सके और साफ की जा सके। ध्यान रखें, कचरा पेटियां ढकी रहें। कचरा या बेकार सामग्री को हाथ लगाने के बाद हाथ धोना कभी न भूलें। आइए आज जो कुछ हमने जाना उसे एक बार फिर से देखें। भोजन सुरक्षा, इसकी कार्यविधि और दुष्प्रभाव। भोजन तापमान हैंडलिंग एक श्रेष्ठ अभ्यास के रूप में खतरनाक तापक्रम स्तर, खपत के विभिन्न चरण जिससे भोजन या खाद्य गुजरता है, जिनमें शामिल हैं क्रय, भंडारण, पकाना, परोसा जाना, व्यक्तिगत स्वच्छता और अस्वच्छता कारक आदतें, हाथ धोने की तकनीक और कब हाथ धोना चाहिए। क्या आप भोजन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं जब आप बीमार हैं? सफाई और स्वच्छता, कीटनाशन और कचरों का प्रबंधन। या फिर कम जोखिम वाले कार्यों में।
कर्मचारी जो अधिक जोखिम वाले कार्यों में हों, उनके लिए उनके कार्य के आरंभ से ही प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए। उनके कार्य आरंभ के 6 महीने के भीतर प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके निर्देश लगभग पौन घंटे से 1 घंटे के हैं। This is Pocket. I never go anywhere without at the tap of a button. प्रशिक्षण के विषय: खाद्य सुरक्षा, खाद्य के खतरे, भौतिक खतरे एवं भौतिक खतरों से बचाव कैसे करें, रासायनिक खतरे एवं बचाव, बैक्टीरियल खतरे, जीवाणु के प्रकार तथा उनकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जीवाणु खतरों पर नियंत्रण, क्रॉस कंटेमिनेशन और उनसे बचाव, तापमान की गणना, हैजअप हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, खाद्य का प्रवाह खरीदने से लेकर परोसने तक, खाद्य सुरक्षा के खतरे। इस सत्र में हम अध्ययन करेंगे ऐसे खतरों का जो खाद्य की सुरक्षा को जोखिम उत्पन्न करते हैं। खतरे एक जैविक, रासायनिक एवं भौतिक कारक या खाद्य की अवस्था हैं जो कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने की आशंका उत्पन्न करते हैं। खाद्य सुरक्षा संकट: खतरा जो हानि पहुंचाने की आशंका रखता है। खतरे एक जैविक, रासायनिक एवं भौतिक कारक या खाद्य की अवस्था है जो कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने की आशंका रखते हैं। खाद्य सुरक्षा संकट: खतरा जो हानि पहुंचाने की आशंका रखता है। असुरक्षित खाद्य उपभोक्ता को हानि पहुंचाता है। संकट के प्रकार: भौतिक, रासायनिक और बैक्टीरिया द्वारा। खाद्य पर स्थानांतरित होने पर खाद्य मानव उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। अब अध्ययन करते हैं भौतिक संकट का। भौतिक संकट कुछ अन्य पदार्थों के ऐसे ठोस टुकड़े हैं जो कि खाद्य पदार्थ में नहीं होने चाहिए। ये भौतिक पदार्थ खाद्य पदार्थ के संपर्क में आकर उसे असुरक्षित करते हैं। जैसे धातु के टुकड़े, नट बोल्ट, स्क्रू आदि, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, बाल, कीड़े मकोड़े आदि। भौतिक खतरों से बचाव कैसे करें? स्टेपलर या पेपर क्लिप्स का रसोई में उपयोग न करें। डिब्बों को खोलने वाले यंत्रों को उचित स्थान पर रखें। बर्फ को निकालने के लिए कांच के औजारों का उपयोग न करें। खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखें। आभूषणों का उपयोग न करें या फिर कम से कम करें। सिर के बालों को जाली से ढाकें या फिर शेव हैट का उपयोग करें। रासायनिक खतरे: खाद्य पदार्थों का सफाई के रसायनों से संपर्क में आना। कीटनाशकों का फलों तथा सब्जियों पर उपयोग। सफाई के रसायनों से संपर्क में आना। रसायन भोजन को दुर्घटनावश प्रदूषित कर सकता है। भंडारण के समय, पकाते समय या परिवहन के समय ये असावधानी के कारण या जानकारी के अभाव में भूलवश हो सकता है। भोजन क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले रसायन या सफाई के सामान भोजन की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि उनका उपयोग बिल्कुल सही ढंग से किया जाए। कीटनाशकों का फलों तथा सब्जियों पर उपयोग। कुछ ऐसे खाद्य जैसे कि फलों या सब्जियों पर पैदावार के समय कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। कीटनाशक भी रसायन ही है।
रासायनिक खतरों से बचाव। ऐसे रसायन जो खाद्य पदार्थ नहीं है, ऐसे रसायनों को अलग संग्रहित करना चाहिए। सफाई करने वाले रसायनों के उपयोग की तिथि को ध्यान में रखें। खाद्य पदार्थों को ढांक कर रखें। फलों तथा सब्जियों को उपयोग में लाने के पहले धो लें। केवल भोजन के संग्रहण के उपयोग के लिए बने डब्बों का इस्तेमाल करें। जस्ते की परत लगी हुई यानी गैल्वेनाइज्ड बर्तनों का उपयोग भोजन बनाने या अम्लीय खाद्य को संग्रहित करने के लिए कभी भी ना करें। प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग माइक्रोवेव ओवन्स में न करें जब तक कि वे इस उपयोग के लिए न बने हों। रोगाणु के खतरे। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीवधारी होते हैं जो खाद्य पदार्थों के क्रय से पहले ही उसमें मौजूद रहते हैं या क्रय के बाद संक्रमित होते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अधिकतर सूक्ष्म जीवधारी ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते और सभी खाद्य पदार्थों में ये जीवाणु मौजूद रहते हैं। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवधारी होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की ही सहायता से देखा जा सकता है। इनकी बहुत मात्रा भी खाद्य पदार्थों का स्वाद या उनकी महक को बिगाड़ने के लिए आसान नहीं है। قل وداعا للنظارات الطبية ونظارات الشمس ونظارات القيادة الآن يمكنك التخلص منها جميعا. هذه هي آخر نظارة ستحتاجها في حياتك. تم تطوير هذه النظارة ذات التركيز जीवाणुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। संक्रमित निर्माता बैक्टीरिया, विष निर्माता बैक्टीरिया। ये रोगाणु खाद्य पदार्थों में ही बढ़ते हैं या आमाशय अथवा आंतों की दीवारों को हानि पहुंचाते हैं। इनकी पहचान दस्त, बेचैनी, बुखार या पेट दर्द आदि है। ये लक्षण आने की अवधि 6 घंटे से लेकर 1 सप्ताह तक। उदाहरण के लिए साल्मोनेला, कैम्फिलोबैक्टर, शिगेला। विष निर्माता बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आपको स्वयं बीमार तो नहीं करते, बल्कि भोजन में पनपने के दौरान या आपके पेट में पहुंचकर विषैले या नशीले प्रकार के बीमारी उत्पन्न करते हैं। इनके कारण होने वाली बीमारियां हैं नौजिया, वमन, क्रैम्प, कमजोरी, बोलने या गटकने में मुश्किल होना आदि है। इनके विकास का समय शायद कुछ ही घंटे होता है। उदाहरण के लिए स्टाफिलोकोकस ऑरियास, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। आइए देखें ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं। यूं तो बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, मगर विशेष रूप से मिट्टी, हवा, मनुष्यों के चर्म एवं हाथों में, परजीवियों में, कच्चे भोजन में, सतहों पर व मशीनों में, कपड़ों में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। देखें कि बैक्टीरिया कैसे विकसित होते हैं। बैक्टीरिया को अपने विकास के लिए अलग अलग स्थितियां चाहिए होती हैं। इनके विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं नमी, प्रोटीन, ऑक्सीजन, अम्लीयता, तापक्रम। नमी। हमारी ही तरह इन्हें भी जीवन एवं विकास के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जिनमें उच्च नमी वाले तत्व होते हैं मांस, सूप, रसदार मसाले एवं कुछ दुग्ध पदार्थों में इनके विकास को बढ़ावा मिलता है। जबकि नमी शून्य भोज्य पदार्थ जैसे कि आटा,
बिस्कुट अथवा गरिष्ठ मक्खन इनके विकास में सहायता नहीं करते। प्रोटीन भोजन इन्हें प्रोटीन, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है, विशेषकर मांस जो कि प्रोटीन तत्व की उच्च मात्रा है। ऑक्सीजन प्रायः सभी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कुछ ऑक्सीजन के बिना जी तो सकते हैं लेकिन प्रजनन नहीं कर सकते। अम्लीयता कई सूक्ष्मजीवी अम्लीयता वाले भोज्य पदार्थों को उपयुक्त मानते हैं, लेकिन अधिक अम्लीय हो या अधिक क्षारीय तो वो उनमें भी नहीं पनप पाते। तापक्रम कई बैक्टीरिया सामान्य शारीरिक तापमान में अच्छी तरह पनपते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी प्रजनन क्षमता लगभग न के बराबर हो जाती है, जबकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्मी की अधिकता के कारण इनकी प्रजनन क्षमता एकदम से कम होती है। सूक्ष्मजीवी से होने वाले खतरों का नियंत्रण बैक्टीरियल खतरों का नियंत्रण इस प्रकार से किया जा सकता है। स्वयं की स्वच्छता का उच्च मानदंड, स्वच्छता के अच्छे प्रयोग, भोज्य पदार्थों का चयन से लेकर ग्रहण करने तक विशेष ध्यान रखना, भोजन को ढांक कर रखने की आदत, परजीवियों का नियंत्रण, अवशेषों का स्वच्छ निर्मूलन और प्रभावकारी सफाई। भोजन पकाना, देना व ग्रहण करना ये तीनों आपसे संबंधित हैं, इसलिए भोजन की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें। इसलिए आपको भोजन के संक्रमण का नियंत्रण करना ही होगा। क्रॉस कंटेमिनेशन खतरनाक जीवाणुओं का संक्रमित सतह भोजन या कपड़ों से सुरक्षित भोजन में स्थानांतरण होना क्रॉस कंटेमिनेशन कहलाता है। इसलिए कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन संक्रमित न हो। लेकिन कैसे? पके भोज्य पदार्थों के साथ कच्ची सामग्री न मिलने पाए। मैले कुचले कपड़ों को पकाने के दौरान न उपयोग में लाएं। गंदा कार्यस्थल, सतह व उपकरण, गंदा काटने का तख्ता, गंदे चाकू, बिना धुले हुए हाथ, इन सब से हमेशा बचना चाहिए। We are looking for people over 40 who want to actually master AI and get certified in 28 days. No free time needed, just 10 minutes a day. In 1 week, you'll feel क्रॉस कंटेमिनेशन को दूर रखें। हमेशा पके हुए और कच्चे खाद्य पदार्थों को अलग अलग रखें। पके हुए तथा कच्चे खाद्य पदार्थों के लिए भंडारण और संरक्षण के लिए अलग अलग सतह का उपयोग करें। कच्चे खाद्य पदार्थों में कार्य करने के बाद हाथों को अवश्य धोएं। पके हुए तथा कच्चे खाद्य पदार्थों के लिए अलग अलग चाकू, बर्तन आदि का उपयोग करें। हमेशा साफ कपड़ों का उपयोग करें। दस्ताने का उपयोग स्वास्थ्यकर तरीके से करें। उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्यप्रद तरीके से करें। खाद्य पदार्थों का उपयोग यथासंभव कम से कम करें। भोजन की हैंडलिंग के लिए हमेशा बर्तनों का उपयोग करें। फूड हैंडलर होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप क्रॉस कंटेमिनेशन को दूर रखें। खाद्य सामग्री के तापमान की गणना
खाद्य सामग्री का रखरखाव व परोसना उचित तापमान पर हो, ये सुनिश्चित करने के लिए रसोई के समस्त स्टाफ को खाद्य सामग्री के तापमान की गणना करने तथा तापमापी के उपयोग की उचित विधि की जानकारी होनी चाहिए। थर्मामीटर का प्रयोग कैसे करें? थर्मामीटर को साफ रखें। खाद्य सामग्री पर थर्मामीटर लगाएं, तापमान की सीमाओं को जानें। थर्मामीटर को साफ रखें। तापमान लिखें। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, पर्यवेक्षक को सूचना दें। भोजन को खतरे से दूर रखने के लिए उसके तापमान की गणना विभिन्न स्तरों पर की जाती है। तापमान की गणना। जब आप तापमान की गणना किसी सही प्रक्रिया द्वारा नोट करते हैं, तब यह एक लिखित दस्तावेज बन जाता है। अपने क्षेत्र की संबंधित गणना प्रपत्र को पूर्ण करें। तथ्य अंकित करें। तारीख डालें। तापमान लिखें और हस्ताक्षर करें। तापमापक यंत्र यानी थर्मामीटर। भोजन तापमापक यंत्र भोजन सामग्री का अंदरूनी तापमान बताता है। खाद्य सामग्री सुरक्षित तापमान पर तैयार की गई है, ये सुनिश्चित करता है। कार्य करते समय कम से कम एक थर्मामीटर अवश्य ही होना चाहिए। खाद्य तापमापी थर्मामीटर 3 तरह के होते हैं: सामान्य तापमापी, मैनुअल और पॉकेट थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर। तापमापी यंत्र का स्केल मरम्मत करना। तापमापी यंत्र को नियमित रूप से दुरुस्त करना चाहिए। इसके लिए बर्फ का चूरा और पानी एक पात्र में भरें तथा तापमापी के छोर को तरल के केंद्र में प्रवेश कराएं। ध्यान रखें कि वो किनारे या दीवार के संपर्क में न रहे। तापमान के स्थिर होने तक इंतजार करें। अब यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऐसा न होने पर कैलिब्रेशन नट को घुमाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड सुनिश्चित करें। आप इसे उबलते पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दुरुस्त कर सकते हैं। हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट या HACCP। HACCP खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण विधि है, जो कि खाद्य सामग्री के तैयार होने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की पहचान कराता है। ये हर स्तर पर खाद्य पदार्थों के प्रवाह की जांच करता है, खाद्य सामग्री के खरीदना से लेकर उसके परोसे जाने तक। इसके माध्यम से संकटों की पहचान की जाती है और उचित कदम उठाए जाते हैं। वे कदम जहां सुरक्षित भोजन उत्पाद बनाने में नियंत्रण के उपाय कठिन हों, उन्हें कठिन नियंत्रण बिंदु कहा जाता है। जो संस्थान HACCP का पालन करते हैं, वे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स का लेखा जोखा रखते हैं और इसे मॉनिटरिंग कहा जाता है। मॉनिटरिंग किसी भी खाद्य परिसर को सुरक्षित उत्पाद बनाने में मदद करता है और
उसे कानूनी अड़चन और मुकदमेबाजी से भी बचाता है। HACCP चार्ट। पहला कदम है खरीदी। फिर आने वाले सामानों को प्राप्त करने के बाद ये सामान जाते हैं सब्जी वाली जगहों पर, सूखे भंडार में, फ्रीज वाली जगह पर। फ्रीज वाले भंडारण की जगह देखें। भोजन को पहले थाव करना पड़ता है, फिर तैयार करना, फिर पकाना। पकाने के बाद उसे परोसा जाता है या गर्म अवस्था में रखा जा सकता है या फिर से ठंडा किया जा सकता है। सीधे परोसे जाने की स्थिति में बचे कुचे को फेंक देना चाहिए। यदि भोजन को रखा जाना हो और फिर सर्व किया जाना हो तब भी बचत को फेंक ही देना चाहिए। कूलिंग के लिए रखे गए भोजन को चिल्ड स्टोरेज भेजा जाना चाहिए। इस प्रकरण में परोसने से पहले भोजन को फिर से गर्म किया जाना चाहिए, तभी परोसा जाए। इसी तरह सब्जियों में भी इसी प्रकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए और ठीक इसी प्रकार चिल्ड स्टोरेज के लिए भी इन्हीं निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब देखें भोजन का प्रवाह। पहले खरीदना और प्राप्त करना। खरीदने के लिए अपने आपूर्तिकर्ता का चयन सावधानी पूर्वक करें। सही आपूर्तिकर्ता के चुनाव से ताजगी युक्त भोजन प्राप्त करने में मदद मिलती है। जबकि भोजन को लेते वक्त जो सावधानियां रखनी चाहिए वो हैं प्राप्त भोजन का तापमान देखें, वह आपके भंडारण के तापमान के बराबर होना चाहिए। हमेशा ही निरीक्षित स्रोतों से खरीदे गए A ग्रेड के अंडों, पाश्चरीकृत दुग्ध उत्पाद और मांस का उपयोग करें। केनों की टूट फूट और रिसाव के लिए जांच करें। कालातीत होने अर्थात एक्सपायरी होने या सही उपयोग की तिथियों को जांचें। सुनिश्चित करें और निशान पहचानें कि भोजन को थाइंग नहीं किया गया है या फिर से नहीं जमाया गया है। फ्रोजन फूड -18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए और लेते समय वह सीधे फ्रीजर में जाना चाहिए। अन्यथा यदि उसे थॉ किया गया है तो उसे फिर से जमाया नहीं जा सकता। उत्पादों की खराबी, कीड़ों या मैल के लिए जांच करें। मांस उत्पादों की ताजापन के लिए जांच करें, जैसे कि चमक, गंधहीनता आदि। खाद्य श्रृंखला का अगला क्रम है भंडारण। डिलीवरी लेने के बाद भोज्य सामानों को जितनी जल्दी हो सके सही स्थानों पर रखना चाहिए। तापमान नियंत्रण और तापक्रम का रखरखाव ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जमे हुए भोज्य का भंडारण -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर और उसका डिस्प्ले यूनिट 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम पर होना चाहिए। शुष्क भंडारण क्षेत्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। कच्चे, खाने के लिए तैयार या पके पकाए भोजन को अलग रखना चाहिए। कच्चे पदार्थों को तैयार या पके पदार्थों के ऊपर ना रखें, क्योंकि कच्चे पदार्थ से गिरने वाली बूंदें या टुकड़े आदि पके या फिर तैयार पदार्थों को प्रदूषित कर सकते हैं। भोजन सदैव ढांक कर रखें।
सभी भोज्य सामानों में पर्चियां लगी होनी चाहिए। भंडारण को रोटेट करें। फीफो का पालन करें। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नया माल पीछे या फिर पुराने माल के नीचे रखा जाना चाहिए। حتى ابنتك تخبر الجميع أن بطنك تبدو وكأنك ستنجب طفلا آخر. ربما حان الوقت لتجربة ذلك النادي الجديد. لقد بدأت للتو ممارسة مشي التاي تشي. أليس संपूर्ण भोज्य पदार्थों को फर्श से यानी जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की ऊंचाई पर ही रखा जाना चाहिए ताकि फर्श की सफाई और कीटनाशन में सहूलियत हो। थॉइंग। थॉइंग कमरे के ताप पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो तो भोजन में बीच का हिस्सा ठंडा होता है और बाहरी हिस्सा जोखिम क्षेत्र में होता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ और टॉक्सिन का निर्माण होता है। थॉइंग के कुछ तरीके हैं। चीजों को फ्रिज के सबसे निचले खाने में प्रति किलोग्राम 10 घंटे की दर से रखें। चीजों को साफ सैनिटाइज्ड सिंक में रखें और ठंडा पानी प्रवाहित करें, लगभग 2 घंटा प्रति किलोग्राम की दर से। सिंक को साफ करना व सैनिटाइज करना न भूलें। चीजों को डिफ्रॉस्ट सेटिंग में माइक्रोवेव करें और फिर तुरंत पकाएं। पकाना हिमीकृत अवस्था से सीधे किया जाना चाहिए। ये सुरक्षित ढंग से हो सकता है या नहीं, ये भोजन के प्रकार और आकार पर निर्भर करता है। भोजन के सबसे मोटे हिस्से का ताप जांचें कि वो पर्याप्त तापमान स्तर तक पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। तैयारी यानी प्रिपरेशन। तैयारी भोजन के प्रवाह का सबसे खतरनाक चरण होती है, क्योंकि प्रदूषण और तापक्रम के प्रभाव के खतरे सबसे ज्यादा इसी चरण में होते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े समय में हाथ से छूना और बहुत से बर्तन व सतहों से छुआ जाना इस अवस्था में होता है। इस अवस्था में भोजन सामान्य ताप पर तैयार किया जाता है और भोजन को जोखिम क्षेत्र से परे रखने के लिए सतर्कता रखनी चाहिए। तैयारी करते समय, भोजन को छूते समय और कार्य में परिवर्तन करते समय हाथ धोएं। केवल साफ और सैनिटाइज्ड यंत्रों का प्रयोग करें। पके और खाने के लिए तैयार भोजन से कच्चे मांस को हमेशा अलग रखें। प्रत्येक प्रकार के भोजन के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड और बर्तनों का उपयोग करें। पोंछने के कपड़ों को नियमित रूप से बदलें और प्रयोग के बाद अवश्य ही धुलवाएं। फ्रिज के खाद्य को रूम टेम्परेचर में ज्यादा समय तक न रखें। इन्हें बैचेस में इस्तेमाल करें। मिलाने के पूर्व घटकों को ठंडा कर लें। उपयोग के पहले फलों व सब्जियों को धो लें। डबल रोटी और मक्खन को पुनः प्रयोग न करें। अब बारी है पकाए जाने की। पकाने के लिए भोजन फ्रिज से लिया जाता है और उस ताप तक गर्म किया जाता है जिसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। भीतरी पाक तापमान सभी पदार्थों के लिए है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। उल्लेखनीय है कि आंतरिक पाक तापमान का अर्थ है भोजन के भीतर का ताप, न कि ओवन, ग्रिल या फिर तेल का तापमान। ताप मापन के लिए एक अच्छा थर्मामीटर लें और उसे भोजन के मोटे हिस्से में लेकिन हड्डी से दूर डालें।
भरे जाने वाले सामान को अलग से पकाएं, लेकिन स्टफ मीट यानी भरवा मांसाहार के लिए ये सुनिश्चित करें स्टफिंग का तापमान भी 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक या फिर उससे ज्यादा तापमान तक पहुंचे। चीजें एक बार में ही लगातार बिना रुके पकाई जानी चाहिए। ओवन, फ्रायर आदि को ओवरलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड की स्थिति में ऊष्मा सभी तरफ एक समान नहीं फैल पाता। ऐसे भोजन को पकाते समय जिसमें कि एक से अधिक मिश्रित मांसाहार शामिल हों, पूरे मांसाहार को अधिकतम ताप पर पकाएं। भोज्य परिसर नियमन के अनुसार न्यूनतम आंतरिक पाक तापमान है पूरे पोल्ट्री के लिए यानी साबुत मुर्ग के लिए 82 डिग्री सेंटीग्रेड या 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। पोल्ट्री जो साबुत नहीं यानी टुकड़े या कतरे हुए 74 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 165 डिग्री फ़ारेनहाइट। कतरे हुए मांस मुर्ग को छोड़कर इसके लिए तापक्रम है 71 डिग्री सेंटीग्रेड या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूअर का मांस साबुत 71 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। मछली पकाने के लिए तापक्रम है 70 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। सुविधा और सरलता के लिए याद रखा जा सकता है कि साबुत मुर्ग को छोड़कर अन्य सभी के लिए न्यूनतम भीतरी पाक तापमान है 75 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 75 डिग्री सेंटीग्रेड। होल्डिंग। यदि भोजन तुरंत परोसा या ठंडा नहीं किया जाना है तो उसे 63 डिग्री सेंटीग्रेड या ज्यादा ताप पर रखा जाना चाहिए। ये बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। ऐसा ओवन, स्टीम टेबल, होल्डिंग पॉट्स या शेफिंग पैन्स में किया जा सकता है। होल्डिंग के समय जो बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए वो इस प्रकार हैं। भोजन का ताप नियमित रूप से जांचें। होल्डिंग पॉट के डायल का उपयोग करने की बजाय थर्मोमीटर का उपयोग करें। सही हॉट होल्डिंग टेम्परेचर के लिए निर्मित यंत्रों का प्रयोग करें। ताप को फैलने से रोकने के लिए भोजन में चम्मच चलाते रहें। भोजन को हमेशा ढांक कर रखें। यदि डिजाइन ना किया गया हो तो होल्डिंग के सामान को भोजन को गर्म या ठंडा करने के लिए इस्तेमाल में न लाएं। कूलिंग। पकाया हुआ भोजन यदि तुरंत परोसा या आगे और प्रसंस्कृत न किया जाने वाला हो तो वह ठंडा कर दिया जाना चाहिए और ऐसा जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, यानी वह जोखिम क्षेत्र से फिर से निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो बैक्टीरिया कूलिंग के दौरान नहीं समाप्त हुए हों या कूलिंग के बाद आए हों उन्हें पनपने का अवसर मिल जाता है। सूप, ग्रेवी आदि के बड़े बर्तनों को बर्फ के पानी के सिंक में रखें और हर 15 मिनट से आधे घंटे के बीच चम्मच चलाते रहें। बड़े कंटेनर से भोजन को उथले बर्तनों में डाल दें। गहराई 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच से ज्यादा ना हो ताकि तेजी से ठंडा हो। फ्रिज सही और चालू हालत में होना सुनिश्चित करें। उन्हें ओवरलोड होने न दें। भोजन के चारों तरफ जगह रखें ताकि हवा आसानी से आ जा सके। फ्रिज को कार्डबोर्ड या सिल्वर पन्नी से विभाजित न करें, क्योंकि इससे हवा का प्रवाह रुकता है।
और अब देखें रीहीटिंग यानी पुनः गर्म करना। नियमों के अनुसार सभी जोखिम युक्त भोजन पदार्थ कुछ घंटों में फिर से उनके मूल पकाने के तापमान पर गर्म किए जाने चाहिए। सुरक्षा के लिए सभी जोखिम युक्त भोजन को 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितनी जल्दी संभव हो गर्म करें। इससे बैक्टीरिया को समाप्त करने और उनकी वृद्धि रोकने में प्रभावी मदद मिलती है। पुनः गर्म करने के लिए सही सामानों का उपयोग करें, यानी वे सामान जो भोजन को पर्याप्त उच्च ताप पर तुरंत गर्म करते हैं। भोजन के ताप को हमेशा थर्मामीटर से नापें। If you understand English but can't speak, this is for you. रीहीटिंग के समय जो खतरे होते हैं वे इस तरह से हैं। हो सकता है शुरुआती पकाने के समय सभी बैक्टीरिया खत्म ना हुए हों, भोजन शायद तुरंत न ठंडा किया गया हो या पर्याप्त निम्न ताप पर भंडारण न किया गया हो जिसमें कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए हों, या भंडारण के समय कुछ बैक्टीरिया फिर से आ गए हों। और अब देखें परोसा जाना। ग्राहकों को चाहे परोसा जाए या फिर वे स्वयं परोसें, ध्यान रहे भोज प्रदूषित न हो और तापमान में अधिक परिवर्तन न हो। परोसने वाले व्यक्तियों को छुरी, कांटा व चम्मच के उपयोग की तरफ नहीं छूना चाहिए। कप व गिलास को उनके बॉटम या हैंडल से पकड़ें, उनके रिम से न पकड़ें। परोसने के लिए दस्ताने, चिमटे और बर्तनों आदि का प्रयोग करें। अब देखें स्वयं सेवा या बफे। पर्याप्त चम्मच या चिमटे रखें ताकि ग्राहक अपने हाथों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित न हो। भोजन को छींक गार्ड या अन्य शील्डिंग की सहायता से बचाकर बफे काउंटर में रखें। पुराने और नए खाद्य को न मिलाएं। सुनिश्चित करें कि सही ठंडा व सही गर्म तापमान बफे काउंटर पर हमेशा रहे। आइए आज जो कुछ हमने जाना उसे एक बार फिर से देखें। खाद्य सुरक्षा, खाद्य के खतरे, भौतिक खतरे एवं भौतिक खतरों से बचाव कैसे करें, रासायनिक खतरे एवं बचाव, बैक्टीरियल खतरे, जीवाणु के प्रकार तथा उनकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जीवाणु खतरों पर नियंत्रण, क्रॉस कंटेमिनेशन और उनसे बचाव, तापमान की गणना, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, खाद्य का प्रवाह खरीदने से लेकर परोसने तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। आपका स्वागत है मेरे चैनल में जहां होटल इंडस्ट्री और शेफ की दुनिया से जुड़े आपके हर सवाल का और मैं शेयर करता हूं अपना एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक और आपका वो पहला कदम यही चैनल है। सो गाइस जुड़िए मेरे साथ हर वीक और चलिए साथ मिलकर सीखते हैं, पढ़ते हैं और सपनों को हकीकत में बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद मैं आज बना रहा हूँ। वैसे तो मैं टेम्परेचर और हैसब से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ला चुका हूँ, बट ये वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूँ और इसमें प्रॉपर जितने भी टेम्परेचर होते हैं किचन में जो हम यूज़ करते हैं वो सब के सब मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और एक भी टेम्परेचर को मिस मत करिएगा और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि सारे टेम्परेचर आपको नोट करने की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। देखो टेम्परेचर का और हाइजीन का और हैसब का जो है वो आपको बहुत जरूरत पड़ती है जब आप एब्रॉड के लिए अप्लाई करते
हो। अगर आप बाहर आने वाले हो या इन फ्यूचर अगर आते हो तो आपको टेम्परेचर के बारे में बहुत ही ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। या आप एक अच्छे 5 स्टार होटल में जाते हो, अच्छे ब्रांड में जाते हो, तो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी। अगर आपको ये नॉलेज होगी तो आप अपने सीनियर को बोल सकते हो, अपने हाइजीन मैनेजर को बता सकते हो, या एयरपोर्ट जाने के लिए अपने इंटरव्यू में भी आप इसको बता सकते हो। तो इस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। बट अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ इस चैनल पर। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है तेजी ब्लॉगर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चिलर के टेम्परेचर से। तो चिलर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 to 5 डिग्री। वैसे अगर चिलर का टेम्परेचर कोई आपसे पूछे तो आप बिलो 5 डिग्री बोल सकते हो, या तो 0 to 4 डिग्री बोल सकते हो। तो फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -18 डिग्री, और या तो इससे बिलो होना चाहिए, जैसे -19, -20, इससे बिलो कहा जाता है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ आओगे -17, -16, तो ये क्या होता है, प्लस की तरफ को जाता है, जहाँ पर 0 होने के बाद 1 डिग्री हो जाता है। तो ये उल्टा है, तो आप बोलेंगे अबव, -18 अबव। उसके अलावा आगे बात करें तो कुकिंग टेम्परेचर, जब हम खाना बनाते हैं, कोई भी हॉट फूड कुक करते हैं तो उसका टेम्परेचर आपका 75 डिग्री और उससे अबव होना चाहिए। इसके अलावा बात करें हम रीहीटिंग की, रीहीटिंग हम खाना कब करते हैं, जब हमारा एलाकार्ट होता है या जब हम बूफे लगाते हैं, तो उस समय आपको काफी सारे खाने जो है रीहीट करने पड़ते हैं। सपोज आपने कोई करी बना के रखी हुई है, आप उसको दोबारा गर्म कर रहे हो, तो इसे कहा जाता है रीहीट। तो टेम्परेचर सेम कुकिंग की तरह होता है 75 डिग्री और अबव। उसके अलावा बात करें अगर बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग अगर आप किसी पानी को बॉयल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज अगर आप यूज कर रहे हैं जो कि आपको पानी को बॉयल करके गर्म करके आपको कुक करना है, तो उसका टेम्परेचर होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री मैक्सिमम होता है, इसके ऊपर कोई टेम्परेचर नहीं होता है। तो जब हम किसी चीज को डिफ्रोज करते हैं, डिफ्रोज मतलब जब आप किसी चीज को फ्रीजर से निकालोगे, फ्रोजन चीज को फ्रीजर से निकालोगे और अगर आप उसको डिफ्रोज करने के लिए रखोगे, तो उसे कहा जाता है थॉ करना। अब थॉ दो तरीके से होता है, एक रनिंग वाटर में अगर आपको इमरजेंसी है, और एक चिलर के अंदर। चिलर के अंदर अगर डालोगे तो उसका टाइम अलग होता है, और अगर रनिंग वाटर में डालोगे तो उसका टाइम टेम्परेचर अलग होता है। अगर बात करें थॉ की, अगर आप चिलर में रखने वाले हो तो 72 आवर मतलब 3 दिन के अंदर आपको उसको कॉपी करना पड़ता है, और उसके बाद आपको गैस तक उसे देना पड़ता है। 3 दिन उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी रहती है, उसके बाद आपको उसको थ्रो करना पड़ता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें रनिंग वाटर की, तो रनिंग वाटर में अगर आप किसी फ्रोजन चीज को डिफ्रोज कर रहे हो तो 21 डिग्री या बिलो होना चाहिए। 21 डिग्री से ऊपर मतलब 22, 23 ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है उसका भी टेम्परेचर होता है, तो गर्म नहीं होना चाहिए पानी। गर्म मतलब 21 के आगे तो होना ही नहीं चाहिए। 4 घंटे के अंदर आपने उस चीज रनिंग वाटर में डाल के आपको गैस तक सर्व करना है उस खाने को, मतलब 4 घंटे की वैलिडिटी उसकी होती है। इसके अलावा अगर बात करें हम ब्लास्ट चिलर की, जब किसी खाने को कुक करते हैं तो उसके बाद हम उसको ब्लास्ट चिलर करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए, जिससे कि जितने भी बैक्टीरिया है या उसमें जो भी अगर बैक्टीरिया बचे होंगे तो वो सो जाए। चिलर के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया सो जाते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं। बैक्टीरिया किल कब होते हैं, जब हम उनको कुक करते हैं। कुक करते हैं किसी भी खाने को तो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट किल हो जाते हैं, मगर नॉट 100%। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम बात करें ब्लास्ट चिलर की, तो ब्लास्ट चिलर का जो टाइम और टेम्परेचर होता है वो होता है 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे के अंदर आपको किसी भी चीज को 0 to 5 डिग्री तक लाना होता है। तो ब्लास्ट चिलर का टेम्परेचर कितना होता है, 0 to 5 डिग्री। जब आप उसके अंदर खाना डाल रहे हो, कोई गर्म खाना डाल रहे हो जिसको आपने अभी अभी कुक किया है, तो उसका टेम्परेचर होगा 75। अब उसको 75 को 5 तक लाने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो कि 1.5 घंटा होता है। इसके अंदर आपका जो खाना है वो 0 to 5 तक होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। अगर बात करें अगर आपके पास ब्लास्ट चिलर नहीं है तो आप क्या करोगे, उसका दूसरा मेथड है आइस बाथिंग। आप खूब सारा आइस लेते हो, एक बकेट में डालते हो और उसके बीच में अपने खाने को उसके बीच में डालते हो, जिससे कि चारों तरफ से आइस डला हुआ रहता है और आपका खाना फटाफट से ठंडा होता है। पर इसकी भी एक टाइमिंग है, इसका भी एक टेम्परेचर है, मतलब एक टाइमिंग के लिए आपको उसको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आइस के अंदर डाला 24 घंटे तक उसको आइस के अंदर ही डाला हुआ है, आपका ब्लास्ट चिलर काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। उसका भी एक तरीका है। उसके लिए क्या करना है, आपने 4 आवर तक 20 डिग्री सेल्सियस तक उसको लाओगे, मतलब 4 घंटे के अंदर उसे आपने जो उसका टेम्परेचर 75 डिग्री है उसको आपने 20 डिग्री तक लाना है, और अगले
2 आवर्स में 2 घंटे में आपको उसको 20 डिग्री से 5 डिग्री तक लाना है। मतलब टोटल 6 आवर के अंदर आपने इसे 5 डिग्री 0 to 5 डिग्री तक इसका टेम्परेचर आइस बाथ के थ्रू लाना है अगर आपका ब्लास्ट चीलर काम नहीं करता। रिसीविंग टू स्टोरेज मतलब अगर आप किसी चीज को रिसीव कर रहे हो, किसी सामान को रिसीव कर रहे हो तो उसका स्टोरेज का टाइमिंग कितना होता है। मतलब किस चीज को अगर रिसीविंग के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, उसको आप कोई सपोज फ्रोजन चीज आपने रिसीव करी तो फ्रोजन को फ्रीजर तक डालने तक, या कोई चिल्ड आइटम आपने रिसीव किया उसको आपने चिल्लर तक डालने तक के बीच में भी एक टाइमिंग होता है। ये शायद आपको नहीं पता होगा। ये जो टाइमिंग होता है वो होता है 15 मिनट का। 15 मिनट के अंदर आपने किसी चीज को रिसीव करके चिल्लर के अंदर तक पहुंचाना होता है। 15 मिनट नोटेड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिसीविंग। अगर आप फ्रोजन आइटम की कर रहे हो तो कितने टेम्परेचर तक आपको उसको रिसीव करना है। क्यों? क्योंकि सपोज करो आप किसी फ्रोजन आइटम को रिसीव कर रहे हो तो फ्रोजन का टेम्परेचर कितना बोला, -18। तो -18 जब आप सामान बाहर निकालेगा, सप्लायर आपको दिखाएगा तो बीच में एक टाइमिंग हो जाता है, 5 मिनट हो जाता है, कभी कभी 10 मिनट भी हो जाता है। तो वो सामान जो है बाहर रहता है और उसका टेम्परेचर जो है डाउन मतलब उल्टा चलने लग जाता है। तो क्या करना है आपने, जो फ्रोजन आइटम होगा उसका -18 डिग्री से लेके -15 डिग्री तक आप उसको रिसीव कर सकते हो। -15 डिग्री अगर आपके फ्रीजर में कोई आइटम जा रखा है तो वो अलाउ नहीं है, बट रिसीविंग अगर आप कर रहे हो तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है -15 डिग्री तक होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, -15, -16, 17, 80 तक हो सकता है और आपको इसके बीच में रिसीव करना है। उसके अलावा अगर आप चिल्ड आइटम की बात करें तो चिल्ड आइटम जो है आपका अपना होता है, चिल्लर का टेम्परेचर होता है 0 to 5। मतलब आपको किसी चिल्ड आइटम को रिसीव करना है तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 5 डिग्री। मगर ऐसा नहीं है, जब आप इस चीज को रिसीव कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर मैक्सिमम 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ये म्युनिसिपैलिटी कहती है। तो अगर किसी खाने का जो चीज आप रिसीव कर रहे हो चिल्ड आइटम में उसका टेम्परेचर 8 डिग्री तक पहुंचा हुआ है तो इट्स ओके फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी, आप रिसीव कर सकते हो। अगर आपने कोई खाना आपने बुफे में रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर आपका 60 डिग्री अबव होना चाहिए या कम से कम 60 डिग्री होना चाहिए। और ये आपका जो खाना है हॉट वो चलेगा 4 घंटे 4 आवर के लिए और उसके बाद आपको खाने को डिस्कार्ड करना है। अगर आपका टेम्परेचर 60 डिग्री से नीचे है, नीचे मतलब ये नहीं कि 20 डिग्री 30 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, ऐसा नहीं, 60 से नीचे मतलब एटलीस्ट 50 55 तक पहुंचा हुआ है तो उस खाने को भी आप बुफे में रख सकते हो, बट फॉर 2 आवर, 2 घंटे के बाद आपको उसको चेंज करना है। रिमेंबर इस वन। उसके बाद चिल्ड आइटम की बात करें तो चिल्ड आइटम का टेम्परेचर कितना होता है, 0 to 5 डिग्री। सेम अगर उसका टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर है, मतलब ये नहीं कि 10-20 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, 5 मतलब 6-7 दिखा रहा है, 8-9 दिखा रहा है, 10 तक दिखा रहा है, तो उसको भी आपने 2 आवर्स में डिस्कार्ड करना है और दूसरा चेंज करके रिफिल करना है। और अगर आपका कोल्ड आइटम जो है प्रॉपर टेम्परेचर में है, मतलब 0 to 5 डिग्री के बीच में, तो आप उसको 4 आवर के लिए रख सकते हो और उसके बाद आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा उस सामान को। अगर बात करें रूम टेम्परेचर की, जो हमारा रूम होता है जहाँ पर हम अपना ड्राई स्टोर का सामान रखते हैं, या जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो किचन में कितना होता है, रूम का टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, आपको होना चाहिए 22 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, 22 डिग्री टू 25 डिग्री तक होना चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें, जो मॉइस्चर होता है उसको हम उमस बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, इसका टेम्परेचर आपके ड्राई स्टोर में होना चाहिए 65 डिग्री सेल्सियस बिलो। उसके बाद अगर हम बात करें पीएच लेवल की, जो कि एसिड लेवल होता है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल सुशी हम राइस बनाते हैं तो उसमें जो पीएच लेवल होता है वो मैक्सिमम आपका 4.6 होना चाहिए या बिलो होना चाहिए, जो कि हम 8 आवर्स के लिए, 8 घंटे के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पूल्ड एग की, पूल्ड एग मतलब जो हम एग होते हैं जिनको हम तोड़ के हम अपने बूफे के लिए यूज करते हैं, पैनकेक के लिए यूज करते हैं या ऑमलेट के लिए यूज करते हैं बूफे में, अगर वो खुला हुआ है, वो छूटा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि वो आपको नेक्स्ट डे तक यूज नहीं करना है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स के लिए यूज करोगे। उसके बाद अगर हम बात करें सैनिटाइजेशन की, अपने एरिया को जहाँ पर आप काम करने वाले हो उसको सैनिटाइज कर रहे हो तो उसका टाइमिंग होता है 30 सेकेंड। आपका जो भी केमिकल है, जो भी सैनिटाइजर है, उसको आपने सैनिटाइज करना है अपने फ्लोर को जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, और उसको रखना है 30 सेकेंड तक, और उसके बाद उसको ड्राई करना है टिश्यू के थ्रू। डेंजर जोन आई होप आपको पता होगा 5 to 60 डिग्री। और एक क्वेश्चन और जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आपको पूछा था, सबसे फास्ट ग्रोइंग टेम्परेचर कितना होता है, मतलब 5 to 6 डिग्री तक आपका जो है डेंजर जोन होता है, बट इसके बीच में भी एक टेम्परेचर है जहाँ पर जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ करते हैं, वो है आपका
37 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा हर टेम्परेचर के बारे में। अभी भी अगर कोई टेम्परेचर बचा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा और आपको इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई करूंगा अगर आप मुझे वहां पर मैसेज करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि दूसरे शेफ्स को हेल्प हो सके। तो गाइस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का। Thank you to everyone. Shukran. Course is finished now. Thank you. Goodbye.